Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Conservation of Plants and Animals. Biological diversity. Bios means life, diversity means variety. Is the variety of life forms found on our planet in a particular area. Biodiversity is affected by climate change. Approximately 15 million species of organisms, including microorganisms, algae, fungi, plants and animals, are estimated to inhabit the earth. They represent global biodiversity. देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है कि वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो प्लैनेट में पाई जाती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में. ओके और बायोडाइवर्सिटी आपका जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से भी अफेक्ट होता है. एंड लगभग आपके 15 मिलियन स्पीशीज हैं ऑर्गेनिज्म के. उसमें आपके आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एल्गी एंड फंगी. ओके तो ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को, राइट. डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. डिफॉरेस्टेशन के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा और अक्सर आप पढ़ते ही रहते होंगे कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन. एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस. नाउ फॉरेस्ट कवर्स आर श्रिंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि लार्ज स्केल में हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, लार्ज स्केल में हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. ओके और कॉजेस क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के? Number 1, more and more land is needed for housing, for making roads, constructing dams, bridges, powerhouses and industries. Number 2, use of insecticides, pesticides and environmental pollution causes elimination of weak plants. Number 3, overgrazing because of increased population of animals also causes shrinkage of grasslands. देखिए एक तो पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको बढ़ती पॉपुलेशन की हाउस की रिक्वायरमेंट होती है. फिर रोड्स बनेंगे, कंस्ट्रक्ट डैम्स आपके बनेंगे, राइट. इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है जो कि जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो वीक प्लांट्स हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं. ओवरग्रेजिंग हो रहा है. ओके तो ओवरग्रेजिंग भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. नंबर 4, मेकिंग फर्नीचर यूजिंग वुड एज फ्यूल. नंबर 5, pests also cause a lot of damage to forest. In 1997 and 1998, 5 lakh sal trees were cut down in Madhya Pradesh due to an attack of wood borers. Okay, देखिए पेस्ट की वजह से भी आपके जो फॉरेस्ट है वो डैमेज हो जाते हैं, राइट. Natural causes for the destruction of forest are floods, storms, drought, and forest fire. These can be caused by human activities also. Number 7, about 40% of wood used in the world every year goes into making paper. Number 8, most of the people living in villages depend on wood and cattle dung for their energy needs. Wood and charcoal are used for industrial purposes in some countries. अच्छा देखिए फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन तो ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, कई बार नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, फ्लड की वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाता है आपके. ओके एंड आपका 40% जो वुड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है एवरी ईयर वो पेपर मेकिंग होता है उससे. इसीलिए आपको बोला जाता होगा ना कि पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए. एंड ज़्यादा जो लोग गाँव में रहते हैं वो आपके डिपेंडेंट होते हैं वुड पे, ओके क्योंकि अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, राइट. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके अभी हमने बात की कि डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, क्या कॉजेज है. अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट तो होगा ही, राइट. Number 1, deforestation increases the level of CO2 in the atmosphere because we exhale CO2, that is carbon dioxide, and combustion process also produce carbon dioxide. Plants also breathe out carbon dioxide gas in environment. This CO2 is taken by green plants during the process of photosynthesis. Fewer trees means less CO2 will be used up, resulting in its increased amount. CO2 traps the heat rays reflected by the surface of earth and increase the atmospheric temperature. ओके अब देखिए डिफॉरेस्टेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट. अब देखिए हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा प्लांट्स जो हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं अपने फोटोसिंथेसिस का जो वो प्रोसेस करते हैं. बट अब खुद ही सोचिए कि अगर फ्यूअर प्लांट्स होंगे, कम प्लांट्स होंगे, मीन्स आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा जिसकी वजह से उसका अमाउंट जो है बढ़ जाएगा, राइट. इट अफेक्ट्स द वाटर साइकिल एंड मे result in lower rainfall and cause droughts. It leads to climatic changes. Number 2, it causes increase in soil erosion. Topsoil contains humus which is fertile. When topsoil gets eroded, lower hard and rocky soil gets exposed. Continued soil erosion converts the land into desert. This is called desertification. Okay, अब पेड़ आपके नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा क्योंकि देखिए जो रूट्स होती हैं वो आपके सॉइल को बाइंड करके रखती हैं. ओके तो जो टॉप सॉइल है आपका, अगर रूट्स नहीं होंगे, मीन्स आपके प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो वो रिमूव हो जाती है जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो आपका जो सॉइल इरोजन होगा उसके बाद जो लैंड है वो डेजर्ट हो जाएंगे एंड जिसे कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन.
Okay. Number 3, deforestation leads to decreased water holding capacity of the soil. It reduces infiltration of water into the ground and causes frequent floods, and fertile topsoil is washed away with the flood water. Number 4, it causes shortage of products we get from forest. Number 5, it leads to loss of natural habitat of wild animals and depletion of food sources. And number 6, forests support the people living in forest. Deforestation will make their life difficult. ओके अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी डिक्रीज हो जाती है, राइट, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट फ्लड आ सकते हैं और टॉप सॉइल आपकी वॉश अवे हो सकती है. जो प्रोडक्ट्स आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं उनकी कमी हो सकती है. ओके बहुत सारी ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना नेचुरल हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं उसे वो खो देंगे. ओके एंड जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको फॉरेस्ट सपोर्ट करते हैं. ओके तो फिर डिफॉरेस्टेशन होगा, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो उनकी लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी. ओके conservation of forest and wildlife. All the components of nature are interdependent. It means a variety of organisms existing in a particular region on the earth depends on the climatic zones. The climate determines which type of plants and animals will survive and flourish in a particular region. For example, Panchmani Biosphere Reserve has a unique biodiversity. Conservation of biodiversity is important because of the following reasons. Okay, अब conservation क्यों important है biodiversity का? देखिए, number 1, it helps in maintaining the ecological balance on earth. Number 2, it helps in maintaining the soil fertility, rainfalls and climatic changes, etc. Number 3, it helps in boosting tourism and maintaining the economy of country. It is an asset to us and has historical, scientific and aesthetic values associated with it. Number 4, it is very much helpful as far as the study of genetics and evolution is concerned. Number 5, they provide tribals and other villagers living near them with a means of livelihood. सबसे पहले देखिए कंजर्वेशन आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है नेचर का वो मेंटेन रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. ओके टूरिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है, इससे हमारी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो मेंटेन रहती है. ओके और इसके अलावा जो ट्राइबल्स पीपल है या जो विलेजर्स हैं, ओके जो उनके पास रहते हैं, फॉरेस्ट के पास रहते हैं, तो वहाँ उनके लिए जो फॉरेस्ट है एक्चुअल में क्या है, उनका लाइवलीहुड है जहाँ से उनको अपनी जीविका मिलती है. The purpose of making national park and wildlife sanctuaries is closely related to forest conservation. When a forest is destroyed, a large number of animals become extinct or endangered. These preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. पर्पस जो है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का वो है आपका कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना. ओके इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन. तो जब कभी भी देखिए आपका फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या फिर एंडेंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि उनको जो नेचुरल हैबिटेट था वो रहा ही नहीं अब. ओके सो इसीलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. बायोस्फीयर रिजर्व. Government has set aside permanent protected areas for conserving forest and wildlife. Government lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. These are known as biosphere reserves. A biosphere reserve is a large protected area. A variety of plants, animals and microorganisms are found in it. For example, the Panchmani Biosphere Reserve consists of one national park, Satpura, and two wildlife sanctuaries, Bori and Panchmani. देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कुछ परमानेंट प्रोटेक्टेड एरियाज को रखा है जहाँ पे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है. बहुत सारे रूल्स उन्होंने ले डाउन किए हैं, मेथड्स हैं, पॉलिसीज हैं जिससे कि इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्हें कंजर्व किया जा सके. तो इन्हें कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही बड़ा और प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पाए जाते हैं. जैसे कि आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें आपका एक नेशनल पार्क है सतपुरा और उसके अंदर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बोरी एंड पंचमढ़ी. Right? The plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna of that area. Both plants and animals are dependent on each other in some or the other manner, so that ecological balance must be maintained between them. Flora. Trees of Dhak, Salai, Chamun, Arjun and Ber form the flora of Rajasthan. Fauna, tiger, leopard, antelope, hyena, sambar, chinkara, nilgai, wild bear and porcupine are the fauna of Rajasthan. देखिए फ्लोरा एंड फोना का मतलब क्या है. फ्लोरा का मीन्स प्लांट्स एंड फोना का मीन्स एनिमल जो एक पर्टिकुलर एरिया में आपके पाए जाते हैं. ओके फॉर एग्जांपल ये जो फ्लोरा है ये आपके हैं जो पाए जाते हैं आपके राजस्थान के, एंड फोना में ये जितने भी एनिमल्स जो हैं ये आपके सारे हैं फोना ऑफ राजस्थान, राइट. नेक्स्ट पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व.
पंचफड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो फ्लोरा में देखिए वहां पे हैं आपके साल, टीक, मैंगो, जामुन, अर्जुन, सिल्वर फोन एक्सेट्रा। एंड फौना की बात करें तो चिंकारा, ब्लू बुल, चीता, बाकिंग, डेयर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा। ओके, sanctuary. A sanctuary is a natural reserve where animals are protected and allowed to live in their natural habitat. In India, there are about 515 wildlife sanctuaries that protect some of the threatened species. सेंचुरी आपका नेचुरल रिजर्व होता है जहाँ पे आपके एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं और वो अपने नेचुरल हैबिटेट पे आराम से रह पाते हैं। ओके, इंडिया की बात करें तो लगभग आपके हैं 515 वाइल्ड सेंचुरीज। ओके, नेशनल पार्क areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. Sanctuaries, national parks and biosphere reserves have been earmarked. Plantation, cultivation, grazing, cutting down trees, hunting and poaching are prohibited there. In a zoo, wild animals are kept in cages for public view. This is done for educating the people regarding the importance and role of animals in the ecosystem. देखिए, areas जो आपके wildlife के लिए reserve होते हैं वो कौन से प्लेस होते हैं जहाँ पे आपके जो एनिमल्स हैं अपने हैबिटेट में वो फ्रीली रह सकें, उसको फ्रीली यूज़ कर सकें, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें फ्रीली यूज़ कर सकें। और ऐसी जगह पे आपके प्लांटेशन, कल्टिवेशन, ग्रेजिंग, ट्रीज को कट करना, हंटिंग, पोचिंग सारी ही प्रोहिबिटेड होती है। आप लोग जू में भी गए होंगे तो वहाँ पे जू में वाइल्ड एनिमल्स को केज में रखा जाता है पब्लिक व्यू के लिए। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि जो एनिमल्स हैं हमारी इकोसिस्टम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं? In India, a large number of wildlife sanctuaries and national parks are managed by the government. Cutting down trees, poaching or capturing of animals in these reserves is strictly prohibited. Okay, क्योंकि इन सारे आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क से सारे आपके गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज होते हैं। यहाँ पे ट्रीज को कट नहीं कर सकते आप, पोचिंग नहीं कर सकते। पोचिंग मतलब होता है इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, एनिमल को आप कैप्चर नहीं कर सकते। ओके, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 टू प्रोटेक्ट द टाइगर। It started with 9 tiger reserves and by 2006 this number increases to 29. Project Tiger आपका 1973 में लॉन्च हुआ था। ये सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ आपका स्टार्ट हुआ था और 2006 तक ये नंबर आपका 29 तक पहुंच गया। ओके, The Forest Conservation Act in India aims at reservation and conservation of natural forests, but poachers do kill animals for their body parts. For example, tiger skin, deer horns, elephant teeth, etc. Worldwide Fund, that is WWF for Nature and International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, that is IUCN, are international organizations that work towards wildlife conservation. Gir Lion project was started by the government of Gujarat in 1972 to protect Asiatic lion. Crocodile breeding project, Himalayan musk deer project, rhino conservation project, etc. Some other wildlife projects in India started by government of India. तो आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इंडिया का, उसका एम क्या है कि नेचुरल फॉरेस्ट को रिजर्व करना, उनको कंजर्व करना। लेकिन जो पोचर्स होते हैं यानी जो इलीगल हंटिंग करते हैं वो फिर भी एनिमल्स को मार देते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, क्योंकि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव बिकते हैं। जैसे टाइगर को हंट किया जाता है उसके स्किन के लिए, डियर को उसके हॉर्न के लिए, एलिफेंट को उसको टीथ के लिए। ओके, सो देखिए आपकी जो ये WWF एंड IUCN है ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए वर्क करती हैं। राइट, endemic species. Endemic species are those species of plant and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found elsewhere. Endemic flora of Panchmani Biosphere Reserve, sal and wild mango. Endemic fauna of Panchmani Biosphere Reserve, bison, Indian giant squirrel, flying squirrel. अच्छा, एंडेमिक स्पीशीज होती है प्लांट्स और एनिमल्स की वो स्पीशीज जो एक्सक्लूसिवली उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं पाए जाएंगे। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, फ्लोरा की बात करें, साल एंड वाइल्ड मैंगो वहाँ पे पाया जाता है। ये एक्सक्लूसिव है भाई, एंडेमिक स्पीशीज है आपकी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। एंड अगर एंडेमिक फौना की बात की जाए तो वो है आपके बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. It provides protection and suitable living conditions for wild animals. The animals can breed and increase their population in these areas. These are the places where killing or capturing of animals is strictly prohibited.
black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed dog, gharial, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in a wildlife sanctuary. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forests, mountain forests and bushland in deltas of big rivers. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करते हैं, देखिए एक तो ये आपके जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे जो है एनिमल्स ब्रीड कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, और ऐसी जगहों पे एनिमल्स को किल करना, उनको कैप्चर करना इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. ओके, सो देखिए ये जो आपके पास ये स्पीशीज है एनिमल्स की, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में. ओके, नेशनल पार्क. These parks preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area. These reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. These areas are reserved by the government for wildlife conservation and protection. In India, there are 166 national parks. These are protected for their natural beauty and for scientific interest. The first reserve forest of India is Satpura National Park. The finest Indian teak is found in this forest. Rock shelters inside it are the evidences of prehistoric human life in these jungles. It gives us an idea of the life of primitive people. A total of 55 rock shelters have been identified in Panchmani Biosphere Reserve. Many tribals live in this area. Figures of animals and men fighting, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted through these paintings. ये जो पार्क्स हैं आपके, ये फ्लोरा, फ्लोना या जो लैंडस्केप या जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं. ओके, ये रिजर्व्स आपके बहुत ही लार्ज और डाइवर्स होते हैं कि मतलब कि पूरा जो सेट होता है इकोसिस्टम का उसको ये प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, ये एरियाज आपके गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व्ड होते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए. ओके, इंडिया की बात करें तो आपके लगभग आपके हैं 166 नेशनल पार्क. ओके, एंडेंजर्ड स्पीशीज. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. Survival of some animals has become difficult because of disturbances in their natural habitat. For example, dinosaurs and dodo have become extinct a long time ago. Animals like lions, elephants, wild buffaloes and barasingars are also found in Satpura National Park, but now their numbers are diminishing to a level. देखिए इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं कि वो एनिमल्स, वो स्पीशीज प्लांट एनिमल्स की जो आपके डिमिनिश हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और मतलब हो सकता है इन फ्यूचर उनको एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़े. ओके, तो ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है इंडेंजर्ड एनिमल्स या इंडेंजर्ड स्पीशीज. अब इनका सर्वाइवल डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं. जैसे डायनासोर एंड डोडो की बात करें तो ये आपके बहुत ही पहले आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं लाइक दीज जो आपके सतपुड़ा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं. इनकी जो संख्या है वो भी लगातार डिमिनिश हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है. ओके, रेड डेटा बुक. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Switzerland maintains a red list, which is a compilation of endangered wild species. It also maintains a red data book, which provides data on population status of the species included in red list. Red data book species are classified into different categories depending on the risk of extinction. For example, extinct, critically endangered, endangered, and vulnerable. It is different for plants, animals, and other species. IUCN जो है एक रेड लिस्ट को मेंटेन करके रखता है जिसमें आपका इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का कंपाइलेशन होता है. ये एक रेड डेटा बुक को मेंटेन करता है जिसमें आपका जो भी स्पीशीज आपकी लिस्ट में जो इंक्लूडेड है, रेड लिस्ट में, उनकी पॉपुलेशन स्टेटस के डेटा को प्रोवाइड करता है. ओके, अब ये इसमें जो रेड डेटा बुक्स में स्पीशीज जो है वो क्लासीफाई किया जाती है उनकी कैटेगरीज के ऊपर. ओके, मतलब कि रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्ट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है. ओके, ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए और दूसरी स्पीशीज के लिए डिफरेंट है. माइग्रेशन. It is a seasonal movement of fish, birds, animals, etc. in groups. They migrate from one habitat to another for feeding and breeding purposes. They migrate due to climatic changes. It takes place at the same time and at the same place every year for better food and breeding options. Siberian cranes migrate from Siberia to Bharatpur Bird Sanctuary, Rajasthan every year. माइग्रेशन आपका सीजनल मूवमेंट होता है फिश का, बर्ड का या एनिमल्स का. ओके, ये एक हैबिटेट से दूसरे में जाते हैं जब उनकी जहाँ मतलब जिस हैबिटेट पे रहते हैं और कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो फिर ये दूसरे प्लेस पे माइग्रेट होते हैं ब्रीडिंग और
फीडिंग पर्पसेस के लिए, ओके। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से माइग्रेट करते हैं, राइट। जैसे साइबेरियन क्रेन की बात करें तो ये साइबेरिया से आता है इंडिया में आता है ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी जबकि राजस्थान में, ओके। एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन provides abundant food in appropriate climatic conditions to enhance the chances of their survival. And disadvantage of migration, exposure to predators and unpredictable weather conditions. Okay. अब माइग्रेशन के एडवांटेज तो है लेकिन साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी है। एक तो वेदर कंडीशंस काफ़ी जो अनप्रिडिक्टेबल हो गए उसकी वजह से भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, ओके। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, this process helps in reduction of pollution and reduction in the use of chemicals used in manufacturing paper. It elongates the lifespan of renewable resources also. Paper can be recycled 5 to 7 times for use. Germany and Netherlands have succeeded in recovering enough waste paper to really make a difference. In India, only 30% raw materials is used for making paper. देखिए जो प्रोसेस है आपका पेपर का रिसाइकलिंग है, इससे क्या होता है कि पोल्यूशन तो आपका रिड्यूस होगा, साथ ही साथ जो यूज केमिकल्स का यूज होता है वो भी आपके कम होंगे, ओके। क्योंकि जब पेपर बनाया जाता है तो ऑफकोर्स बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। एंड आपको पता है पेपर आपका 5 से लेके 7 टाइम्स तक यूज हो सकता है, यानी उसको रिसाइकिल हम कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, renewing a forest by planting seedlings or small trees of the same species is termed as reforestation. Reforestation is a permanent solution of deforestation. The following are some advantages of reforestation. Reforestation, देखिए हमने deforestation पढ़ा था यानी cutting down of trees, and reforestation का मतलब है planting more and more trees, okay? तो इसमें क्या किया जाता है, फॉरेस्ट को रिन्यू किया जाता है जब हम उसमें सीडलिंग्स को प्लांट करते हैं या छोटे छोटे ट्रीज को हम प्लांट करते हैं, ओके। इसके फायदे क्या हैं देखिए। रिफॉरेस्टेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। Reforestation helps in preserving soil erosion by keeping the uppermost fertile layer of the soil intact. Reforestation helps in securing the natural habitat of both plants and animals. Reforestation helps in the formation of more clouds as they transpire a large amount of water in the atmosphere. Planting new trees can help to reduce the concentration of CO2 in the atmosphere. अब रिफॉरेस्टेशन से देखिए ग्लोबल वार्मिंग आपकी रिड्यूस होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका रिड्यूस होगा, सॉइल इरोशन नहीं होगा, ओके। और जो नेचुरल हैबिटेट है प्लांट्स एंड एनिमल्स का वो सिक्योर्ड रहेगा। इसके अलावा रिफॉरेस्टेशन से ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे, राइट। एंड आपका ऑफकोर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।